स्वागत है आप सभी का इस वीडियो पे। हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम पहले बात करेंगे इम्पोर्टेंट ऑफ द टॉपिक, देखेंगे ये क्यों महत्वपूर्ण है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए इसको। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्टूडेंट, जो लोग बच्चे लोग हैं, एस्पायरेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं पीएससी 2023 की या किसी दूसरे एग्ज़ाम्स की, तो वो लोग क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। और अंत में हम देखेंगे लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट डेटा, मतलब इसमें से कौन कौन सा डेटा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करके ही जाना एग्जाम में। तो आपका ये वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आखिरी तक आप देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ टॉपिक इज़ वेरी मच। आपका जो लास्ट ईयर का आप देखेंगे तो 6-7 से क्वेश्चन डायरेक्ट आ गए थे। आज से लगभग 7-8 साल पहले एक साल पेपर हुआ था 2017 का, उसमें लगभग आपके 25 क्वेश्चन आ गए थे डेटा से, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे इंडिया और छत्तीसगढ़ का मिला के, जिसमें छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, 15 से अधिक क्वेश्चन थे। और हर साल आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। तो आपका 3 से 4 से लेकर आपके 7-8 क्वेश्चन इसमें बनने की संभावना है। अब देखते हैं कि समस्या क्या आती है बच्चों को, प्रॉब्लम क्या होता है आपका, ओवरलोड ऑफ डेटा। तो होता क्या है, आप कोई भी आप मैगजीन पढ़ रहे हैं या आप किसी भी बुक को प्रेफर कर रहे हैं, कोई आप एक डेडिकेट बुक पढ़ रहे हैं, उसमें आपको एबंडेंस ऑफ डेटा देगा, आपका डेटा पूरा भर देगा। इतना डेटा भर देते हैं कि याद करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो आप इसमें होता क्या है आपका, जितना ज़्यादा डेटा होता है उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपको बढ़ जाता है कि आपको आपको प्रचलित भाव, स्थिर भाव में कन्फ्यूज़न हो जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो जो देयर आर एवरीथिंग इज़ देयर इन द बुक, बट हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद करना होता है। बट हमें पता ही नहीं चल पाता है कि इंपॉर्टेंट क्या है। उसके लिए मैं आपके लिए ये वीडियो को मैं लेके आया हूँ, क्योंकि डाटा तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, बट क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आ रहा है, एनालिसिस के बेसिस में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि हमको आइडेंटिफाई करना है क्या इंपॉर्टेंट डाटा है। तो कुछ ट्रेंड्स वगैरह होते हैं कि पहले जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं और उसके हिसाब से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, उस हिसाब से मैंने कुछ जो आइडेंटिफाई किया है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जैसे कि मैंने एक चीज़ आइडेंटिफाई किया है कि मोस्टली आपको स्थिर भाव, ठीक है, कांस्टेंट प्राइस से ही क्वेश्चन पूछता है। आपका जो करंट प्राइस है, मतलब आपका स्थिर भाव से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और आपका जो करंट प्राइस है प्रचलित भाव से आपके क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, ठीक है। तो हमारा एक तरीका क्या रहेगा इम्पोर्टेंस को आइडेंटिफाई करने का, जो कि स्थिर भाव है उससे हमको ज़्यादा फोकस करना है और प्रचलित भाव को छोड़ देना है। क्योंकि देखिए, अगर आप दोनों को एक ही चीज़ का दो याद करके बैठोगे तो क्या होता है कि आप कन्फ्यूज हो जाओगे और अननेसेसरी आपके ऑप्शन में वो दोनों रहेगा, स्थिर भाव भी रहेगा प्रचलित भाव भी रहेगा, और आप अननेसेसरी कन्फ्यूज होकर गलत कर दोगे। उससे बेटर है कि आप कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। और होगा क्या कि आपको मैं जो डेटा देने वाला हूँ उसका अगर आप याद कर लोगे, उससे अगर कोई बाहर आता है, उससे कोई अगर एक्स्ट्रा कोई आता है अलग से, तो उसमें कोई आपका कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा आएगा वो किसी से नहीं बनेगा। और मैं आपको जितना देने वाला हूँ मोस्टली सारे लोग उसको प्रेफर करते हैं, जो भी स्मार्टली प्रिपेयर करते हैं वो लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डेटा हैं जिसको आप मिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण, हमें पता है कि हम जो लेटेस्ट है अभी तक का, वो क्या आपका 2023-24 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें एक साल पहले का जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है, मतलब आर्थिक सर्वेक्षण आपका एक साल पीछे ही चलता है। उसमें क्या होता है कि आपका पहले जो चीज़ें हो चुकी हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है अभी CGPSC 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 11 फरवरी को, अगले महीने, उसमें आपको ये वाला आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ के जाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। आपको मैगजीन में आप देखेंगे पूरा भर भर के पूरा दिया हुआ है, ठीक है, और पूरा खिचड़ी भी पका हुआ है। लेकिन आपको करना क्या है, आपको भारत और छत्तीसगढ़ का एक आपका कंपैरिजन है, उसको देखना है। आपको सिर्फ स्थिर भाव पे डेटा को देखना है। जीडीपी का विकास दर पहले देखना है आपको, भारत का 7%, छत्तीसगढ़ का 8%। वेरी वेरी सिंपल। प्रचलित भाव बाकी सबको आप छोड़ दीजिए, एक बार थोड़ा बहुत देख लीजिए, अगर बाई चांस अगर आ गया तो ऑप्शन देख के कुछ बन जाए, लेकिन आपको रटना है, याद करना है आपको स्थिर भाव वालों को, ठीक है। कृषि में आपका इंडिया में 3.45 एंड छत्तीसगढ़ में आपका क्या है 5.93। तो ये सब जो डेटा है आपका ना बार बार आया हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र में आपका 4.11 एंड यहाँ पे आपका 7.89, सेवा में है 9.14 एंड छत्तीसगढ़ का है 9.21। तो इसमें ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई है, तो वो हुई आपकी सेवा में। ऐसे ऐसे करके आप क्वेश्चन बनते हैं। और उसके अलावा जो हम प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं उसमें क्या होता है, हम
प्रचलित भाव को हम ज़्यादा महत्व देते हैं। क्योंकि देखिए स्थिर भाव प्रचलित भाव में डिफरेंस क्या आता है, स्थिर भाव में क्या होता है, हम जो एक बेस ईयर लेते हैं 2011 और 12, तो हम जो हमारी कीमतें हैं इस कीमतों को इस लेवल पे ले रहे हैं ताकि हमको कंपैरिजन करने में थोड़ा आसानी हो जाए और हमको जो इन्फ्लेशन हो रहा है, मुद्रास्फीति हो रही है, उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाए। लेकिन हम जब इनकम की बात करते हैं तो इनकम में हमारा इंपॉर्टेंट आपका क्या होता है, आपका प्रचलित भाव भी इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया का ज़्यादा थोड़ा कम ही पूछता है, बट याद रखिए 1,70,620 रुपये। लेकिन छत्तीसगढ़ का ये बार बार क्वेश्चन आता है आपका, तो याद रखिएगा 1,33,898 प्रति वर्ष। वृद्धि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट 10.93। चलिए अब इसको एक बार स्थिर भाव भी देख लेते हैं, क्या पता अगर कहीं पूछ देता है तो, लेकिन आपको ज़्यादा याद रखना है इसको, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके आपको दिया है। स्थिर भाव में था कि आपका कितना था 96,242, और प्रचलित भाव में तो हमने पहले ही देखा था 1,33,898। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्षेत्रवार प्रतिशत भागीदारी को देख लेते हैं। तो देखिए क्या है आपका पूरा टोटल हो गया आपका जीडीपी। अब उस जीडीपी में किसका किसका कितना कितना हिस्सा है, उससे आपके क्वेश्चंस बार बार आते हैं। तो हम स्थिर भाव का याद करेंगे। कृषि में आपका है 16.91%, सेवा में आपका 33.21%, उद्योग में आपका है 49.88%। अब देखिए, अब इसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है ताकि आप लोग को अगर कुछ और एक्स्ट्रा पूछता है तो याद रखिएगा। अगर सिर्फ कृषि में हाईएस्ट अगर पूछता है, याद रखिएगा ये सिर्फ कृषि का हाईएस्ट है। कृषि में हाईएस्ट है आपका क्या है, फसल का है। ठीक है, 9.89%। सिर्फ उद्योग की बात करें तो उद्योग में आपका हाईएस्ट है, आपका सर्वाधिक क्या है आपका भागीदारी 18.67%। और अगर आपका हम सेवा की बात करें तो स्थावर संपदा का, जिसको हम रियल एस्टेट बोलते हैं, जो बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं, उनका आपका हाईएस्ट है कितना 7.28%। तो इतना आपको याद करना है। ठीक है, तो इसको आप बार बार देखेंगे। इस जो मैं आपको ये पीडीएफ आपके लिए मैंने बनाया है, इसको आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, या इसको आप बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आज से लेकर एग्जाम तक आप इसको बार बार देखना है। अगला है आपका वृद्धि दर है इस स्थिर भाव पे। तो ये क्या था आपका, ये आपका था हिस्सेदारी। अब क्या है, अब हमको देखना है कि पर्टिकुलर क्षेत्र में कितनी कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो देखिए क्षेत्रों को दो तरह से विभाजित करते हैं। एक तो कृषि, उद्योग, सेवा, जो हमने पहले देखा था। उसके अलावा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक भी होता है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। प्राथमिक आपका होता है 7.75% वृद्धि हुई है, द्वितीयक में हुआ है आपका 7.05%, और तृतीयक है आपका 9.21%। ठीक है, कृषि में आपका हमने जो ऊपर देखा था टेबल पे, वही है यहाँ पे 5.93%, उद्योग में आपका 7.83%, और सेवा में आपका है 9.21%। तो आपका सेवा और तृतीयक एक ही होता है, आपको याद करने में इसकी आसानी होगी, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। सेवा और तृतीयक का एक ही होता है। प्राथमिक और कृषि और द्वितीयक और उद्योग में आपका थोड़ा सा डिफरेंस आता है। क्यों? क्योंकि खनन एंड उत्खनन का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। यहाँ पे हम वृद्धि प्रतिशत की हमने बात की। चलिए अब इसकी भागीदारी की भी देख लेते हैं। अब प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक का भागीदारी देख लेते हैं। अब देखिए, भागीदारी अगर प्रतिशत बराबर है तो तृतीयक क्षेत्र का भागीदारी भी बराबर होगा। तो देखिए तृतीयक का पहले देख लेते हैं, 33.21% भागीदारी है, और यहाँ पे आप देखिए इसका भी कितना है 33.21% सेवा का। तो आप सेवा का याद करेंगे तो आपका तृतीयक का ऑलरेडी याद हो जाएगा आपको। और प्राथमिक का कितना है 27.65%, 39.13%। आपको कृषि और उद्योग से थोड़ा डिफरेंस इसमें क्रिएट हो रहा है खनन एवं उत्खनन की वजह से। अब चलिए, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। ये आपका मैंने आपको लिस्ट दिया है, इस लिस्ट से आपको बाहर याद करने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपका मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम में डेटा फंस ही जाएगा। ठीक है, तो हम स्थिर भाव पे देख रहे हैं डेटा, इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का। ठीक है, हमने आपको पहले ही बताया था स्थिर भाव क्या होता है आपका 2011-12 का बेस ईयर पे हम कीमत को फिक्स करते हैं। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, वृद्धि और योगदान। तो देखिए इसमें वृद्धि है वो आपका थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सारा कुछ याद करने में दिक्कत हो रही है तो पहले आप वृद्धि को याद करिए, आपका पूरा वृद्धि याद हो जाता है, उसके बाद आप हिस्सेदारी को याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, फसल, पशुपालन, मछली और खनन उत्खनन। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसके ऊपर के 3 हैं, ये आपके कृषि में आते हैं, खनन उत्खनन आपका फिर उद्योग में आता है, ऐसा करके। ठीक है, तो इसको भी, ये भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से एरियाज आते हैं आपके, फसल आता है, पशुपालन, मछली पालन, खनन उत्खनन। तो देखिए इसका वृद्धि कितना है 6.53% फसल का, और 9.89। पशुपालन का है क्या 4.58, एंड हिस्सा है आपका
1.65, ठीक है। और मछली पालन का आपका कितना है 7.09 और आपका 2.17 इसका हिस्सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट खनन उत्खनन, इससे क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो याद रखिएगा 10.74 और 10.75 इसका हिस्सेदारी है, ठीक है। तो ये आपका खनन उत्खनन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें अगर सिर्फ प्राथमिक क्षेत्र में अगर हम हाईएस्ट बोलें तो आपका क्या हो जाता है, ये वाला हो जाता है, ठीक है। और कृषि क्षेत्र बोलें तो कृषि में आपका खनन उत्खनन नहीं आता है करके, तो आपका कृषि में ये वाला हो जाएगा। इसको थोड़ा सा लॉजिक को समझिएगा, ठीक है। अगर कृषि की बात करें तो इस 3 को ले रहे हैं, कृषि में आपका खनन उत्खनन नहीं आता है। प्राथमिक बोलेंगे तो आपका खनन उत्खनन हाईएस्ट आ जाएगा, ठीक है। वैसे जो पिछले साल क्वेश्चन आया था आपका ओवरऑल पूरे से आया था, ठीक है, तो ओवरऑल भी हम लास्ट में देख लेंगे। अगला है आपका द्वितीयक क्षेत्र निर्माण, विनिर्माण और विद्युत गैस जल आपूर्ति, ठीक है। ये द्वितीयक में आते हैं आपके। इसके आपके ये जो डेटा है इसको देख लेंगे। इसमें आपका एक इंपॉर्टेंट है आपका विनिर्माण, जैसे कि पिछले साल के क्वेश्चन में आ गया था सर्वाधिक किसका है, आपको ये बताना रहता है कि उसमें कौन सा है, तो उसका आंसर था विनिर्माण, ठीक है। इस बार भी विनिर्माण है सर्वाधिक। तो इसमें अधिकतम हिस्सा किसका है, पूरे ओवरऑल में 18.67% विनिर्माण का है, ठीक है। बाकी डेटा वगैरह को आप देख लेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अगर आपको नोट डाउन करने में दिक्कत हो रही होगी, मैं थोड़ा अगर फास्ट निकल जा रहा हूँ तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अगर आपको फ़ॉन्ट को देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी तो वीडियो की क्वालिटी को आप बढ़ा लेंगे। आगे चलते हैं, आपका अगला है सेवा क्षेत्र। तो क्वेश्चन तो यही बनता है कि सेवा क्षेत्र में पहले कौन कौन से आते हैं, रेलवे, परिवहन, भंडारण, ठीक है, व्यापार, होटल एवं जल आपूर्ति, स्थावर संपदा एवं आवास गृहों की स्वामित्व व व्यावसायिक सेवा। तो इसमें देखिए आपका इंपॉर्टेंट है कि ओवरऑल सबसे न्यूनतम इस बार कौन सा है, भंडारण। पिछले बार भी था भंडारण। स्टोरेज है 0.10% हिस्सा, न्यूनतम हिस्सा क्या है आपका, भंडारण। और अगर ओवरऑल हम देखें तो ओवरऑल आपका व्यापार, होटल एवं जलपान में आपका क्या है, सर्वाधिक वृद्धि हुई है 16.95%। और आपका स्थावर संपदा, आवास गृहों के स्वामित्व व व्यावसायिक सेवा को, इसमें क्या हुआ आपका न्यूनतम वृद्धि 1.64%। तो सर्वाधिक वृद्धि ओवरऑल आपको अगर इस बार पूछता है तो आपको ये व्यापार होटल मारना है। अगर न्यूनतम वृद्धि बोलता है तो स्थावर संपदा मारना है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें क्या बोलते हैं, हिस्सेदारी की बात करें तो सर्वाधिक हो आपका विनिर्माण का और न्यूनतम हो आपका भंडारण का। और बाकी डेटा को भी आपको सबको याद रखना है। आपको एक बार से देख के बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लग रहा होगा, बट अगर आप इसको डेली देखते रहेंगे तो एग्ज़ाम तक बहुत आराम से याद हो जाएगा। यही वाला जो टेबल है थोड़ा चैलेंजिंग है याद करना, बाकी तो सब ईजी ही है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है आपका खनिज के बारे में। खनिज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पहले बताया था कि खनिज खनन उत्खनन का पूछता है, ठीक है। इसमें राजस्व आय एक बार आ गया था, तो याद रखिएगा आपको हर बुकलेट में आपको 2 दिया रहेगा, 2020-21 और 21-22 वाला। तो याद रखिएगा आपको 21-22 वाला याद रखना है 12,305 करोड़। कहीं कहीं पे लाख में दिया रहता है, तो लाख में आपको ये जो 2 ये डॉट है इसको हटा देना है और यहाँ पे ले जाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 12,30,538 लाख। लेकिन आप करोड़ में याद करेंगे ज़्यादा ईजी रहेगा आपको याद करने के लिए, 12,305.38 करोड़। इसको याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, ठीक है। अब इसमें वृद्धि और हिस्सा हम तो पहले ही देख लिए थे ऊपर टेबल पे, वहीं पे मैंने यहाँ पे इसको बताया है स्थिर भाव पे 10.74 वृद्धि और 10.75 हिस्सा। इसको याद रखिएगा, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा भारत के कुल खनिज का योगदान, अगेन आपको 2 डेटा दिया रहेगा, आपको 21-22 वाला याद रखना है 17.34%, ठीक है। और इसका स्रोत क्या है, भारतीय खान ब्यूरो प्रकाशन। अगला है आपका राजस्व आय का हिस्सा। तो ये भी आपका बार बार पूछता है कि मुख्य खनिज कितना है आपका 97% और गौड़ खनिज आपका कितना है 3%। और इसमें आपका वृद्धि देख लीजिए, वृद्धि आपकी मुख्य खनिज में कितनी हुई है 56.54% की, और जो गौड़ खनिज में उसमें थोड़ी कमी हो गई है, कितनी हो गई है आपकी -3.10% की, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं विद्युत के बारे में। विद्युत से भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तो वृद्धि एंड हिस्सा हमने जो ऊपर देखा था वही है, देखिए 11.14 और 10.87। तो यहाँ पे आप देखेंगे विद्युत का कितना है, यहाँ पे था विद्युत 11.14 और 10.87। तो वही चीज़ है, ऐसा मत सोचिए कि नया नया डेटा आ रहा है, वही चीज़ रिपीट हो रहा है, ठीक है। और आपका इसमें क्षमता जो है, कुल क्षमता को पूछता है। तो विद्युत मंडल गठन के समय जब राज्य गठन हो रहा था उस समय क्या था आपका 1360 मेगावाट, बट अभी वर्तमान में अक्टूबर 2021 की स्थिति में कितना हो गया आपका 298470। ये डेटा आपका बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, 2984.70 मेगावाट आपका टोटल क्षमता है। और इसमें कई बार इसका बाइफर्केशन पूछ लेता है। तो तापीय से होता है 2840, ठीक है, 95%। परसेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद रखिएगा। जल से होता है 138.70 और अन्य सह उत्पाद जैसे कि मान के चलिए जो कवर्धा में आपका
को जनरेशन हो रहा है गन्ने की बगासी वगैरह से, उससे आपका हो रहा है कितना 6 मेगावाट। अगला है आपका कृषि, तो कृषि से डेटा पूछता है आपका कुल कृषक पूछ देता है परिवार 40.10 लाख, और इसमें आपका हर बार पूछता है। देखिए आप अगर आपके करंट अफेयर बाकी में देखेंगे तो बहुत सारे डेटा दिया होता है, बट जो बार बार क्वेश्चन आ रहा है उसमें क्या आता है आपका फसल पूछता है, सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्रफल से पूछता है, सर्वाधिक क्षेत्रफल और सर्वाधिक उत्पादन, इन दोनों में भी अगर हम चूज़ करें तो ये उत्पादन वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा अनाज में तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, दोनों में धान हर बार धान रहता है। दलहन में है चना, ठीक है, क्षेत्रफल भी सर्वाधिक है चना का, उत्पादन में भी सर्वाधिक चना है। तिलहन को याद रखिएगा, पिछले बार ये क्वेश्चन भी आया था कि सर्वाधिक तिलहन का उत्पादन कौन से फसल का होता है, तो उस टाइम में आपका ऑप्शन था सोयाबीन, लेकिन इस साल इसको याद रखिएगा, आपका इस बार चेंज हो गया, ये हो गया आपका मूंगफली। और अगर क्षेत्रफल की हम बात करें तो क्षेत्रफल में है राई सरसों। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, अगर क्षेत्रफल पूछ रहा है तो आपको राई सरसों लगाना है, क्योंकि देखिए ऑप्शन आप दोनों आपको में रहेगा, तो आपको क्षेत्रफल में आपको राई सरसों लगाना है, उत्पादन अगर बोलता है तो आपको मूंगफली को लगाना है। सिंचाई की बात करें तो अभी जो परसेंटेज चल रहा है सिंचाई का 38.75%, थोड़ा बढ़ गया है, ठीक है, 38.75% हो गया है। नहर से होता है 52% टोटल में, और नलकूप से होता है आपका 29%। चलिए आगे देखते हैं, ये भी आपका कई बार पूछ लेता है, और इससे आप अगर राजकीय आय की बात करें तो बहुत सारे आपको डेटा मिलेंगे वहाँ पे, लेकिन आपको मुख्य जो याद करना है आपका कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान, जो कि पिछले साल भी आया था, आपका योगदान कितना है आपका 63.79%। इस साल शायद वृद्धि पूछ ले तो याद रखिएगा वृद्धि कितनी है, 7.55% की वृद्धि हुई है। गैर कर राजस्व जो होता है उसमें प्रमुख योगदान किसका है आपका केंद्र सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान, जो आपको केंद्र सरकार से वित्त आयोग के अनुशंसा पे जो मिलती है उसका आपका कितना परसेंट है आपका 51.94%। कुल राशन कार्ड आपको कितने मिले हैं आपके 72.21 लाख आपके कुल राशन कार्ड हैं, ठीक है। तो इतना आपका डेटा है, इससे आपको याद रखना है कि देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इससे क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन मान के चलिए जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मान के चलिए आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 में से 8 आपके इसमें से आ जाएंगे, आपको अननेसेसरी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। और इससे एक्स्ट्रा अगर आता भी है तो ये मान के चलिए और इसका भरोसा रखिए कि वो किसी से नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो वो आपका कंपटीशन में वो रहेगा ही नहीं, वो किसी से नहीं बन पाएगा। मोस्टली जो लोग भी बार बार क्लियर करते हैं और जो लोग टॉप करते हैं, ठीक है, और बार बार ये लोग प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस लिख रहे हैं हर साल, वो लोग मोस्टली सेलेक्टेड चीज़ों को याद करते हैं और क्या करते हैं ऐसा ही एक लिस्ट बना के उसको याद करने का प्रयास करते हैं ताकि कन्फ्यूज़न कम रहे, लेस कन्फ्यूज़न एंड मोर श्योरिटी। नहीं तो होता क्या है आपका, मैं आपको बता रहा हूँ इसमें समस्या क्या आती है आपकी, आप 50-50 में फंस जाएंगे, डेटा वाले क्वेश्चन में आप 50-50 में फंस जाएंगे और आप ये जानते हैं कि तुक्का लगना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब देखिए आपको क्या करना है, आपके पास आपको 2-3 ऑप्शन है, आपको अगर लग रहा है कि मैंने जो आपको बताया है वो इम्पॉर्टेंट है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए सारे को, थोड़ा वीडियो को पॉज करके या धीरे धीरे करके एक नोट डाउन कर लीजिए, 5-6 पेज का है आपका, फटाफट हो जाएगा, ठीक है, सारे को नोट डाउन कर लीजिए। या फिर आप किसी बुकलेट से पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आप टिक मार्क कर लीजिए जो मैं आपको डेटा बता रहा हूँ वहाँ से आइडेंटिफाई करके। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ का भी मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन के पर्पज़ से, अगर आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं, आपके पास समय कम है, तो उसके लिए मैं आपको लिंक पे फर्स्ट कमेंट पे और इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको मैं पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं ताकि उससे आप अपने फ़ोन में लेके आराम से कभी भी रिवीजन कर लेंगे। तो एक बार आप वीडियो देखिए और पीडीएफ को डाउनलोड करके आप उसका बार बार रिवीजन करिए। सो आई होप यहाँ से आपको कुछ ना कुछ एग्ज़ाम में एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन आपका बन जाएगा, और अगर आपका 3-4 क्वेश्चन भी बनता है तो इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। 2-4 नंबर से ही ऊपर नीचे होकर ही लोग अंदर बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ इनफ फॉर दिस वीडियो, आई थिंक मेरे ख्याल से इतना डेटा इनफ है और इसके ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, और इस वीडियो में भी इतना ही है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।